हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आयनिक पोलराइजेबिलिटी, जिसको हम अल्फ़ा आई से डोनेट करते हैं। आयनिक का मतलब हमारे पास यहाँ पे हम आयंस कंसीडर करेंगे और उनकी पोलराइजेबिलिटी का डिस्कस करेंगे। तो ये आयनिक पोलराइजेशन कैसे आती है? जैसे हमारे पास एक क्रिस्टल होता है, उसमें बहुत सारे आयंस होते हैं, नाइन्स होते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया, हमारे पास NaCl का एग्जाम्पल लिया हमने, ये हमारे पास Na पॉजिटिव है और ये हमारे पास Cl नेगेटिव का, ये दो हमने आयंस कंसीडर कर लिए, जिनके बीच में हमारे पास जो डिस्टेंस है उनके सेंटर्स के बीच में R0 है। और जो जब ये हमारा केस कब का है, जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। जब हमने इस पे क्रिस्टल पे हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, तो जो हमने देखा कि ये जो हमारा Na पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव वाली तरफ मूव कर गया, और जो हमारे Cl नेगेटिव वाला था वो पॉजिटिव वाले कैपेसिटर के एंड में के साथ चला गया। तो यहाँ पे जो थोड़ी सेपरेशन हो गई। अब कितनी सेपरेशन हुई? यहाँ पे हमने x1 ली और यहाँ से जितना है वो x2 सेपरेशन हुई। थ्योरी में भी हमने ये लिखा है कि इट अराइजेज ड्यू टू द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एन आयनिक क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E। ये होती है हमारी आयनिक पोलराइजेशन। अब इसका हम आर्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हमने मास M1 और M2 के दो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के आयन लिए, जिनका मास M1 और M2 है। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड ऑन एन आयनिक क्रिस्टल, जब आयनिक क्रिस्टल में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी, देन Na पॉजिटिव आयन डिस्प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ E थ्रू डिस्टेंस x। तो जो हमारा Na पॉजिटिव था वो डिस्प्लेस कर दिया इन द डायरेक्शन ऑफ E डिस्टेंस x से, और Cl नेगेटिव डिस्प्लेस करेगा x2 पे। ये मैंने x1 लिखा है यहाँ पे और ये x2 डिस्टेंस पे, ठीक है। अब निकालेंगे हम फोर्स एक्टिंग ऑन Na पॉजिटिव आयन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कितनी फोर्स लगेगी? वो होता है, फोर्स क्या होता है? चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, QE होता है, ये आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो है हमारे पास चार्ज कितना है? E है, और ये कैपिटल E आ गया। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम निकालेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन Cl नेगेटिव ऑन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब F2 क्या हो जाएगा? हमारे पास F2 भी हमारा सेम ही आएगा, E के बराबर, और ये इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। अब ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट of ions, a restoring force is produced which tends to bring to the ions back to their original position। जैसे हमने पहले वाले आर्टिकल में भी किया था कि हमारी जो है सेपरेशन के बाद अट्रैक्टिव फोर्स लग रही थी, कोलम्बिक फोर्स लग रही थी, यहाँ पे भी जो है हमारी रिस्टोरिंग फोर्स होगी। जैसे स्प्रिंग होता है, जब हम उसको ऐसे कर देते हैं, उसको खींचते हैं, तो वो जो है अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पे दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पे फिर से, क्योंकि उसमें रिस्टोरिंग फोर्स होती थी, यहाँ पे भी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, प्रोड्यूस होगी, जो है उसकी आयंस की पोजीशन को फिर से उनकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेकर जाएगी। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है? वो फोर्स कांस्टेंट के मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट के। तो हमारे पास x1 है, F1 डैश के आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x1 के। फिर जब हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन हटाए तो हमारे पास K1 के आ गया, फोर्स कांस्टेंट आ गया K1 x1, और ये 3 इक्वेशन आ गई। अब Cl नेगेटिव के लिए निकालेंगे F2 डैश, तो K2 x2 आ जाएगा, वाइल K1 K2 आर फोर्स कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा? दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, F1 इजिकल्स टू F1 डैश एंड F2 इजिकल्स टू F2 डैश। इनको इक्वेट करेंगे और x1 और x2 की वैल्यू लिख देंगे। अब हमारे पास क्या स्टेप है? नेक्स्ट स्टेप है इंड्यूस डाइपोल मोमेंट। इंड्यूस डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। डाइपोल मोमेंट का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि वो चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यही लिखा है। अब चार्ज क्या है? मैग्नीट्यूड उसका E है। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है? x1 प्लस x2 डिस्प्लेस हुआ है। अब x1 x2 की वैल्यू हमने यहाँ पे अबव इक्वेशंस में निकाल ली हैं, तो यहाँ पे लिख दी, हमने पुट कर दी। देन हमने यहाँ पे E कॉमन ले लिया, और 1/K1 प्लस 1/K2 इंटू E आ गई, इक्वेशन नंबर 5। अब जैसे कि आपको पता है कि जो K होता है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, वो होता है m ओमेगा का स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? K/m, और ओमेगा इज इक्वल्स टू K/m। ये आपको याद होगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू √K/m होता है। तो यहाँ पे हमने वही यूज़ किया कि K की वैल्यू क्या है हमारे पास? m ओमेगा स्क्वायर। तो K1 की क्या हो जाएगी? m1 ओमेगा स्क्वायर, और K2 की m2 ओमेगा स्क्वायर। अब जो हमारे पास K1 K2 की वैल्यू आ गई, यहाँ पे पुट कर देगी क्वेश्चन नंबर 5 में। देन पुट करने के बाद, सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है म्यू आई की वैल्यू जो है आ जाएगी। कैसे आएगी? म्यू आई क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, ये हमने यहाँ से देखा। तो ये सारा जो है कांस्टेंट वाला पार्ट हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं आयनिक पोलराइजेबिलिटी। इन दोनों को हमने कंपेयर करके लिख दिया कि अल्फा आई की वैल्यू होती है E² ओमेगा स्क्वायर 1/m1 प्लस 1/m2। इसी को हम बोलते हैं आयनिक पोलराइजेबिलिटी। थैंक यू।